हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम कुछ करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके ईएसआई के टॉपिक को कवर करते हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारी जो न्यूज़ेस होती हैं उनको आप रेगुलरली अगर फॉलो अप करके रखते हैं तो ये आपको लास्ट मिनट में क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी समझ में आता है। तो जैसे हर दिन कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं या स्कीम्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आ रही हैं, अगर आप उन्हें रेगुलरली देखते रहेंगे, तो आपके माइंड में उनका एक पैटर्न सेट हो जाएगा। तो जैसे-जैसे आपका एग्ज़ाम पास आएगा, वैसे-वैसे जो न्यूज़ेज़ हैं, उनको याद रखने की जो आपकी कैपेसिटी है, वो डेवलप होती जाती है। फिर आपको ज़्यादा समय नहीं लगे एक चीज़ आपने पढ़ी, ऐसा नहीं कि फिर आप भूल गए उसको अगर आपने अ, जस्ट आपने सुबह पढ़ा था, शाम तक आप भूल गए। वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाती है, अगर आप उसको लंबे समय तक टारगेट करके रखते हैं। अब जैसे आपका एग्ज़ाम जो है वो 2024 में होगा। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप धीरे-धीरे उस हैबिट को डेवलप कर सकते हो ताकि आपका माइंड जो है वो ट्रेन हो जाए कि हमें कैसे करंट अफेयर्स को याद रखना है। अब जैसे आज के सेशन में हम जो भी करंट अफेयर्स कवर करते हैं, अगर आप उन्हें रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप 2 दिन बाद भूल जाओगे। हमें धीरे-धीरे उस हैबिट को डेवलप करना होता है। आपने अक्सर देखा होगा आपके पेरेंट्स जो रेगुलरली न्यूज़ या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें मुँह ज़बानी याद होती हैं। बट हम उन चीज़ों को नहीं याद रख पाते क्योंकि हम एक बार उन्हें देख रहे हैं या फिर हमने ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देख लिया। बट पेरेंट्स जब न्यूज़ देख रहे होते हैं या फिर हम रेगुलरली न्यूज़पेपर को फ़ॉलो करते हैं, न्यूज़ चैनल्स को देख रहे होते हैं, सेम न्यूज़ मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल डेज़ तक कवर होती है। जैसे अगर यूक्रेन वॉर की बात करें, तो वो वॉर स्टार्ट हुआ, फिर क्या-क्या प्रोग्रेस हो रही है, वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। तो हमारे माइंड में वो इन्फॉर्मेशन एक वेब की तरह फैल जाती है, जिससे हमें उस इन्फॉर्मेशन को याद रख पाना बहुत आसान हो जाता है। सो आज की डेट में अगर यूक्रेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप 90 टू 95% क्वेश्चंस को ईज़िली आंसर कर पाएँगे क्योंकि हमने उस न्यूज़ को बहुत डिटेल्ड वे में ऑन अ रेगुलर बेसिस न्यूज़ में देखा है, तो हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। सो न्यूज़ को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको नोट्स भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़ेस को कवर करते हो, पढ़ रहे हो या आप किसी पर्टिकुलर चैनल को फॉलो करते हो, तो रेगुलरली जब आप डेली उन चीज़ों को देखेंगे, उनको सुनेंगे, उनमें क्या अपडेट हो रहा है, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाती हैं। सो आइए इस सेशन को बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। सो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ व्लादिमीर पुतिन सेकंड कंफर्म ट्रिप आउटसाइड द फॉर्मर सोवियत यूनियन। अब यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन का नाम आ रहा है। ये रशिया के प्रेसिडेंट है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन कौन है? ये प्रेसिडेंट है कहाँ के? रशिया के। और इन्होंने सेकेंड कंफर्म ट्रिप करी है आउटसाइड फॉर्मर सोवियत यूनियन। किस पर्पस पे करी है, उसका क्या मेन फोकस था? तो उसका मेन फोकस जो था वो था बी, दैट इज नॉर्थ, द नॉर्दर्न सी रूट। अब ये नॉर्दर्न सी रूट क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि आखिर व्लादिमीर पुतिन ने ये जो विजिट की है इसका पर्पस क्या है। ये सेकेंड ट्रिप थी आउटसाइड फॉर्मर सोवियत यूनियन सिंस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये सेकेंड ट्रिप हुई है। प्रेज फॉर जी एंड ब्री। जी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है, उनको व्लादिमीर पुतिन ने एज डियर फ्रेंड उनको रिकॉग्नाइज किया था। और जो मीट हुआ है, यानी कि ये जिस पर्पस पे ये मिले हैं वो ब्री के तहत। ब्री क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये नॉर्दर्न सी रूट जो बन रहा है ये उसके रिलेशन में है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन नॉर्थ सी रूट, ये इनविटेशन फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन आइस ब्रेकर नेविगेशन एंड सपोर्ट, यानी कि इस पूरे के पूरा जो ये नॉर्दर्न सी रूट है इसको कवर करने के लिए ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ये बायलेटरल कनेक्शंस एंड कोऑर्डिनेशंस को इम्प्रूव करता है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ट्रस्ट है, हिस्टोरिक हाई इन बायलेटरल ट्रेड। यूरोपियन डेलीगेट्स ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ये हुई थी तो उन्होंने उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, जिसकी वजह से उन्होंने इस जो मीट हुआ था वो ड्रॉप कर दिया था। और इस मीटिंग को ड्रॉप करने वाले में एक थे फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जॉन पेरी रैफरन बी, जो
इनके आने के बाद उन्होंने जो रूम था वो लीव कर दिया था। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न सी रूट, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये आर्कटिक ट्रेड रूट क्रिएट करता है और ये रशिया और वेस्ट को आपस में कनेक्ट करता है, जिससे उनकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होती है। रशियन डेलीगेशन यानी कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी यहाँ पे अवेलेबल थे, फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये सब के सब वहाँ पे अवेलेबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन स्पेस स्टेशन दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डायरेक्टेड इसरो टू सेट अप बाय 2035? यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसरो है, टू सेट अप इंडियन स्पेस स्टेशन, जिसको किस नाम से बुलाया जाएगा? तो ये आपको बताना है। इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इस नाम से उसको लॉन्च किया जा रहा है। अब वैसे तो ये 2035 तक ये स्टेशन लॉन्च करने के लिए, सेटअप करने के लिए बोला गया है, एंड फर्स्ट इंडियन जो इसके ऊपर मून पे जाएगा वो 2040 तक इसको करने के लिए बोला गया, यानी कि 2040 तक इस पे एक मैन की लैंडिंग, मैन जाएगा मून के ऊपर, वो लैंडिंग होगी। सो आइए इसको डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्पेस गोल्स प्रोवाइड किए हैं वो 2035 तक सेटअप करना है इंडियन स्पेस स्टेशन को, और फर्स्ट इंडियन ऑन द मून बाय 2040 तक एक इंडियन को मून पे जाने का प्लान जो है वो क्रिएट किया गया है। ये रिव्यू मीटिंग हुई थी गंगायान मिशन के दौरान, उसमें उसके असेसमेंट के दौरान। अपकमिंग टेस्ट क्या होने वाले हैं? अनमैन्ड गगनयान लॉन्च ऑन 21 अक्टूबर 2023, और इसका मेन एक्सप्लोरेशन क्या होगा? मून एक्सप्लोरेशन रोड मैप। तो चंद्रयान के मिशंस, आपकी न्यू लॉन्च व्हीकल, ह्यूमन सेंट्रिक लैब्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज इसका एक्सप्लोरेशन करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो एक प्लान क्रिएट करेगा एक्सप्लोर करने के लिए मून को, और ये इन्वॉल्व करेगा एक सीरीज जो कि चंद्रयान मिशंस, जो कि डेवलपिंग एक न्यू व्हीकल को डेवलप कर रहे हैं, नए लॉन्च पैड्स को क्रिएट किया जाएगा, ह्यूमन सेंट्रिक लेबोरेटरीज को बनाया जाएगा, एडवांसिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को क्रिएट किया जाएगा, ताकि जो मून एक्सप्लोरेशंस हैं उनको किया जा सके। नेक्स्ट है आपका इंटरप्लैनेटरी मिशन, ये आपका वीनस ऑर्बिटर एंड मार्स लैंडर को शो करता है, यानी कि पीएम मोदी ने इनकरेज किया है इंडियन साइंटिस्ट को कि वो इंटरप्लैनेटरी मिशंस के ऊपर वर्क करें, जो इंक्लूड करते हैं वीनस ऑर्बिटर मिशन एंड मार्स लैंडर को। ये इंडिया का इंटरेस्ट शो करता है एक्सप्लोरिंग थिंग्स बियॉन्ड अर्थ। नेक्स्ट आपका है स्पेस इंडस्ट्री ग्रोथ। इंडिया एम करता है कि एक्सपैंड करे वो स्पेस इंडस्ट्री को, एंड इट इज वर्किंग ऑन अकाउंट ऑफ 8% ऑफ द ग्लोबल मार्केट, यानी कि पूरी मार्केट का जो 8% है ये उसके ऊपर काम कर रही है, और इसमें अप्रॉक्स $11 बिलियन का एक्सपोर्ट है। नेक्स्ट है आपका इसरोज रोल, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो हैज क्रिएटेड इट्स कॉमर्शियल डिवीजन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी स्पेस इंडस्ट्री की ग्रोथ में। इसरो इज वर्किंग ऑन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज एसएसएलवी, इसको हम एसएसएलवी के नाम से भी जानते हैं, एसएसएलवी के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है रिसेंट अचीवमेंट्स क्या क्या रही है। पहले तो चंद्रयान 3 लैंडिंग जो अभी हुई है, एंड आदित्य L1 सोलर लेबोरेटरी। अभी आदित्य L1 जो कि हमारा स्पेस ऑर्बिटर सन के एटमॉस्फेयर में इसको लॉन्च किया गया है, वो इंडिया का फर्स्ट सोलर लेबोरेटरी है टू स्टडी सन्स एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। गगनयान का मिशन, तो गगनयान का मिशन क्या है? टू डेवलप टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड टेस्ट क्रिएट करना, अनक्रूड मिशंस के ऊपर जाना, एंड 2025 तक उसको ऑन ट्रैक लॉन्च कर देना। सो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने एक ओवरव्यू प्रेजेंट किया है गगनयान मिशन के लिए कि अ, ये इंडस्ट्री जो है वो इंक्लूड करती है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेस्ट एंड अनक्रूड मिशंस जो हैं उनको ये इंक्लूड करती है, एंड दे आर अफर्म दैट द मिशन इज ऑन ट्रैक फॉर द लॉन्च इन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2023? It should be poverty, a violation of human rights, ending global poverty, decent work and social protection, putting dignity in practice for all,
और ग्लोबल एफर्ट्स अगेंस्ट पॉवर्टी। सो जो थीम था इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2023, ये आपका था डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 17 ऑफ अक्टूबर को। इसका काम है अवेयरनेस क्रिएट करना पॉवर्टी के बारे में और इसके इरेडिकेशन के बारे में। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, पॉवर्टी डिनाइज ह्यूमन राइट्स, ये लीड करता है सफरिंग एंड हंगर को एंड इट प्रिवेंट्स बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम। यानी कि अगर पॉवर्टी प्रिवेल करती है तो वो एक तरह से ह्यूमन राइट्स को भी डिनाई करती है, सफरिंग और हंगर को लीड करती है और बेसिक ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम को भी प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट आपका है ग्लोबल पॉवर्टी स्टैट्स। ग्लोबल पॉवर्टी स्टैट्स क्या है? 8.4% एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय एंड ऑफ 2022, यानी कि 2022 के एंड तक एक्सट्रीम पॉवर्टी देखी जाएगी, दैट इज 8.4%। प्रिडिक्ट किया गया है कि 7% इन एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030, तो 2030 तक वो 7% हो जाएगा। और थीम जो 2023 का था दैट इज डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन विच फोकसेस ऑन ह्यूमन डिग्निटी। अब ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये ओरिजिनेट हुआ था 1987 के पेरिस गैदरिंग के थ्रू, जिसका मेन पर्पस था पॉवर्टी इज अ ह्यूमन राइट वायलेशन। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा गैदरिंग जो है वो क्रिएट की गई थी। इसी की वजह से हम ये इरेडिकेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। उसकी ओरिजिनेशन इस दिन पे हुई थी। यूएन सेक्रेटरी जनरल मैसेज का क्या मैसेज था उनका? कॉल टू रिफॉर्म ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, प्रोवाइड इसेंशियल सर्विसेज एंड क्रिएट डिसेंट जॉब्स। यानी कि मेन पर्पस क्या था? जॉब्स क्रिएट करना, इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को रिफॉर्म करना, ताकि जो पॉवर्टी है उसको एरेडिकेट किया जा सके। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट्स एन ऑनगोइंग फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, सॉलिडारिटी विद द पुअर एंड फेयर इकोनॉमी एंड डिग्निटी फॉर ऑल। यानी कि मेन पर्पस इस इंटरनेशनल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी का है कि ये पॉवर्टी को फाइट करती है, उसको खत्म करने की कोशिश करती है। इट्स एन ऑन फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इट्स एन एवर गोइंग प्रोसेस कि पॉवर्टी से फाइट जो है वो रहती है, ताकि हम इक्वलिटी और डिग्निटी लोगों को प्रोवाइड कर सकें, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकें। सो ये इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इसको फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीरियम कंडक्ट्स एन इवैल्यूएशन ऑफ फ्लाइट डेटा फ्रॉम एयरपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड टू असेस देयर डैश। इनमें से क्या सीरियम जो है वो कंडक्ट करता है इवैल्यूएशन ऑफ फ्लाइट डेटा फ्रॉम एयरपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड टू असेस देयर व्हाट? तो वो असेस करता है उनकी पंचुअलिटी को। अब सीरियम जो है ये न्यूज़ में आपका आया था केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंचुअलिटी के लिए। ये वर्ल्ड का मोस्ट पंचुअल एयरपोर्ट माना जाता है और ये 3 कंसेक्यूटिव मंथ से इसको ये टाइटल मिल रहा है। इट हैज़ इम्प्रेसिव पंचुअलिटी। ये मैनेज किया जाता है बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के थ्रू और ये ऑन टाइम डिपार्चर्स करता है। जुलाई में इसका परसेंटेज था 87.51%, अगस्त में 89.66% एंड सितंबर में ये करंट 88.51% है। तो धीरे धीरे इसका जो एक्यूरेसी है, पंचुअलिटी है, वो और इम्प्रूव हो रही है। पंचुअलिटी क्या है? इट्स अ हाई परसेंटेज डिपार्चर विद इन 15 मिनट्स, यानी कि फ्लाइट्स जो है वो डिले नहीं होती हैं, बल्कि विद इन 15 मिनट्स उनका जो डिपार्चर है वो उसका जो परसेंटेज है वो हाई है, उसमें फ्लाइट्स डिले नहीं होती है। सीरियम इवैल्यूएशन क्या होता है? ये रिव्यू करता है ग्लोबल फ्लाइट डेटा, मतलब इट्स नॉट जस्ट नेशनल फ्लाइट्स बट एवरीवेयर ग्लोबल फ्लाइट्स का डेटा। पंचुअलिटी को असेस करता है यानी थॉरो एनालिसिस करता है, जिसके बेसिस पे ये रैंक प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन कीपिंग अ चेक ऑन शुगर एक्सपोर्ट्स? अब शुगर एक्सपोर्ट्स को चेक में क्यों रखा जाता है? टू प्रमोट शुगर एक्सपोर्ट्स, टू जनरेट हायर प्रॉफिट्स फॉर शुगर मिल्स, या स्टेबलाइज एंड कंट्रोल शुगर प्राइसेस, और टू इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन शुगर प्रोडक्शन। तो ये जो चेक है वो इसलिए किया जाता है टू कंट्रोल एंड स्टेबलाइज द शुगर प्राइसेस। तो शुगर एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शंस क्यों किए जाते हैं? इंडिया हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन शुगर एक्सपोर्ट्स बियॉन्ड अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के बियॉन्ड भी शुगर के एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे।
This means Indian sugar mills won't be allowed to export sugars for an extended period. यानी कि वहाँ पर जो एक्सपोर्ट्स है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, वो रेगुलरली नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। रीजन क्या है इस एक्सटेंशन का? द गवर्नमेंट्स डिसीजन इज प्राइमरली ड्रिवन बाय द नीड टू मेंटेन एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ शुगर विद इन द कंट्री, कि कंट्री में जो शुगर का सप्लाई है वो कम नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। दे वांट टू इंश्योर दैट देयर इज इनफ शुगर अवेलेबल डोमेस्टिकली टू मीट द डिमांड। प्राइस कंट्रोल करने के लिए by restricting exports, the government aims to keep a check on sugar prices. When sugar production is lower due to factors like unpredictable monsoon, it can lead to price spikes. This prevent To prevent this, they limit the exports. यानी कि प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए कि अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून है, बारिश हो गई या सूखा पड़ गया, इन सब चीज़ों की वजह से जो प्राइजेस हैं वो स्पाइक नहीं करने चाहिए। और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट्स को लिमिट कर दिया है कि हमारे पास जो इंटरनल कंजम्पशन के लिए शुगर है वो कम नहीं पड़नी चाहिए। इसकी टाइमलाइन क्या है? दिस रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज फॉर 2023 टू 24 पीरियड, जो कि रन करता है अक्टूबर से सितंबर में। द डिसीजन इज टू एक्सटेंड दीज रिस्ट्रिक्शंस was made due to the concerns about falling sugar production, the especially caused by erratic monsoon patterns. So 2023-24 के पीरियड में जो शुगर का प्रोडक्शन है वो लैक कर रहा था, फॉल हो रहा था, जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट किए गए थे। और ये अक्टूबर टू सितंबर में रन करता है, बट इसको इसके बियॉन्ड भी एक्सटेंड किया गया है। एंड इसका रीजन मेन है एराटिक मॉनसून पैटर्न्स की वजह से। सो आई होप आपको ये सारे करंट अफेयर समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।